हम लोग आज संविधान के अनुच्छेद 13 की बात करेंगे, जो कि भाग 3 का एक अनुच्छेद है। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 2 सिद्धांत दिए गए हैं, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, उन सिद्धांतों की भी बात की जाएगी। और साथ में इस अनुच्छेद में जो संशोधन किए गए हैं और उस संशोधन की पृष्ठभूमि कैसे बनी, सर्वोच्च न्यायालय में जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण वाद हैं, उन वादों की भी हम लोग बात करेंगे। यह अनुच्छेद मूलतः यह कहता है कि मूलाधिकारों को छीनने वाली या उनको न्यून करने वाली कोई विधि नहीं बनाई जाएगी। यह भी इस अनुच्छेद में जिस विधि का उल्लेख हुआ है, वह विधि सिर्फ संसद या विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाले अधिनियम ही नहीं है, बल्कि उसमें नियम, विनियम, उपविधि, इन सारी चीज़ों का भी उल्लेख हुआ है। यानी इसमें विधि को भी डिफाइन किया गया है, तो उसको भी हम लोग इस अनुच्छेद के संदर्भ में देखें। तो अनुच्छेद 13 भाग 3 का अनुच्छेद है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद का जो टाइटल है वह है कि मूलाधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी उन विधियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। तो मूलाधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो मूलाधिकारों से जो विधि असंगत है या उसे जो विधि कम कर रही है, उन विधियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, वो विधि रहेगी या शून्य होगी। इसके 4 पार्ट हैं अनुच्छेद 13 के। तो पहले हम लोग इसके प्रावधानों को देख लें। अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि संविधान लागू होने के पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां, संविधान लागू होने के पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत होंगी। प्रवृत्त विधि यानी जो विधि पहले से लागू है, संविधान लागू होने के पहले से जो चल रही है, ब्रिटिश काल के दौरान जो विधियां बनी थी, उसमें से ढेर सारी विधियां संविधान लागू होने के बाद भी चलती रहीं। आज भी कुछ विधियां चल रही हैं। तो उन विधियों के संदर्भ में पार्ट 1 कहता है। तो संविधान लागू होने के पूर्व से भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां क्या होगी, उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक इस भाग के उपबंधों से असंगत है। सभी विधियां उस सीमा तक शून्य होंगे जिस सीमा तक इस भाग यानी भाग 3 इस भाग के उपबंधों से असंगत है, यानी वो पहले से चली आ रही विधियां यदि भाग 3 में जो मूलाधिकार बताए गए हैं उनसे मेल नहीं खाती हैं, उन मूलाधिकारों पर बंधन लगाती हैं या उन्हें रोकती हैं, तो वो उस सीमा तक वह विधि शून्य होगी जहां तक वह असंगत है। ठीक। 13(2) कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। ये विधियां तो पहले से चली आ रही हैं। दूसरा बताता है कि राज्य भी संविधान लागू होने के बाद भी इस प्रकार की कोई विधि नहीं बनेगी। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों
को छीनती या न्यून करती हैं, ऐसी विधि नहीं बनाएगा। जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनते या न्यून करते हैं। अब कोई ऐसी विधि नहीं बनेगी जो इस भाग 3 में जो मूलाधिकार दिए गए हैं उनको छीनती हो या कम करती हो। फिर भी यदि कोई ऐसी विधि बनती है तो वह उस सीमा तक जहाँ तक वो इसका उल्लंघन कर रही है वहाँ तक शून्य होगी। इस खंड के तहत बनाई गई विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यदि कोई विधि बनती है तो उल्लंघन की सीमा तक सीमा तक शून्य होगी। यानी यहाँ दोनों चीजें बता दी गई। 13(1) में कहा गया कि संविधान लागू होने से के पहले से जो विधियां चली आ रही हैं उन पर भी यह मूलाधिकार हावी है। उससे अगर इन मूलाधिकारों से असंगत कोई विधि पहले से जो चली आ रही है विधि उसमें से मूलाधिकारों से असंगत है तो असंगत की सीमा तक वो शून्य होगी। दूसरा कहा जा रहा है कि कोई ऐसी विधि बनाई भी नहीं जाएगी। संविधान लागू होने के बाद भी राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इन मूलाधिकारों को छीने या उन्हें कम करे। यदि कोई ऐसी विधि बनती है जो इसका उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की सीमा तक वो शून्य मानी जाएगी। तो ये 2 पार्ट इसके। फिर आगे 13(3) में 13(3) का जो पहला पार्ट है ये उसमें कहा गया कि आखिर ये विधि है क्या। विधि को डिफाइन भी किया गया कि विधि में क्या क्या शामिल होगा। तो 13(3) का जो पहला पार्ट है 13(3)(a) जो आर्टिकल 13(3)(a) है यह कहता है कि विधि क्या है। विधि किसे किसे माना जाएगा। इस भाग के संदर्भ में, इस अनुच्छेद के संदर्भ में विधि किसे किसे माना जाएगा। तो विधि जो संसद द्वारा, विधानमंडलों द्वारा जो अधिनियम बनाए जाएंगे वो तो विधि है ही है। तो एक तो अधिनियम जो होंगे वो विधि हैं। अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, विधि का बल रखने वाली रूढ़ियाँ, प्रथाएं, ये सब विधि मानी जाएंगी। विधि सिर्फ कानून जो संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें ही सिर्फ विधि इसमें नहीं माना जाएगा, बल्कि विधि माना जाएगा जो अध्यादेश हैं, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं उससे भी इसके तहत विधि माना जाएगा। उपविधि, नियम, विनियम जो बनाए जाते हैं प्रत्यायोजित विधायन के माध्यम से जो कार्यपालिका द्वारा उपविधि, नियम, विनियम बनाए जाते हैं उसे भी विधि माना जाएगा। साथ में विधि का बल रखने वाली रूढ़ियाँ और प्रथाएं भी विधि मानी जाएंगी। तो 13(3) का जो पहला पार्ट है 13(3)(a) वह बताता है कि विधि किसे किसे माना जाएगा। फिर 13(3)(b) यह कहता है कि प्रवृत्त विधि क्या है। प्रवृत्त विधि यानी वो विधियां जो संविधान लागू होने के पहले से ही भारत में चल रही हैं, भारतीय राजक्षेत्र में चल रही हैं। तो ऐसी भी कोई विधि हो सकती है जो पूरे भारत में न लागू हो, किसी विशिष्ट क्षेत्र में लागू हो, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक। 13 का जो चौथा पार्ट है वह बाद में जोड़ा गया, 1971 में 24वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी अब जो 13(1) की बात कही जा रही है
कि पहले से जो विधियां लागू हैं, संविधान लागू होने के पहले से जो विधि लागू है वह उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह इस भाग के उपबंधों यानी मूलाधिकारों से असंगत है। इसी संदर्भ में इसकी व्याख्या करते समय 13(1) की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में एक सिद्धांत दिया और भीखाजी के केस में यह सिद्धांत दिया गया था और वह सिद्धांत है आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। इसमें कहा जा रहा है कि पहले से कोई विधि, मान लीजिए ये विधि पहले से लागू है, संविधान उसके बाद लागू होता है, तो संविधान लागू हो गया, ठीक, मान लीजिए संविधान लागू हो गया। संविधान जब लागू हुआ तो इतना विधि का जो इतना भाग है यह मान लीजिए मूलाधिकारों से असंगत है, तो उस पे संविधान इसे ढक लिया। संविधान जब लागू हुआ, पहले से ये विधि चल रही है, इतना इस विधि का भाग मूलाधिकारों से असंगत है, तो इसके बाद मूलाधिकार लागू हुआ और इतना भाग विधि का वो ढक लिया, आच्छादित कर लिया, इतने भाग पर ग्रहण लग गया, यानी इतना भाग इसका शून्य हो गया। इतना भाग विधि का काम करेगा लेकिन इतना भाग इसका शून्य हो गया। पूरी विधि समाप्त नहीं हुई, विधि है लेकिन इतना भाग इसका ढक गया क्योंकि ऊपर से संविधान लागू हो गया और विधि का इतना भाग संविधान के मूलाधिकारों से असंगत है, तो उसको मूलाधिकारों ने इसे ढक लिया, तो इतना भाग शून्य हो गया। यही आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है पृथक्करण। यह सिद्धांत सबसे पहले भीखाजी केस 1955 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। बाद में दीपचंद के केस में भी इस सिद्धांत को दोहराया गया, ठीक। फिर 13(2) के संदर्भ में पृथक्करण का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। पृथक्करण के सिद्धांत में क्या कहा गया कि संविधान, कोई विधि अगर बनती है, मान लीजिए विधि बनती है, इस विधि का इतना भाग मूलाधिकारों से असंगत है, इतना भाग जो कि मूलाधिकारों को कम करता है या छीनता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूरी विधि न समाप्त की जाए, इसमें से, इस विधि में से इतना भाग काट के निकाल दिया जाए, इतनी विधि का ये भाग लागू रह सकता है। यदि इस विधि में से इतना भाग काट के निकालना, इस विधि में से इतना भाग अलग करना अगर संभव है, ऐसा भी हो सकता है कि इतना भाग अलग करने के बाद इस भाग का कोई अर्थ न रह जाए, तब ऐसे में तो पूरी विधि शून्य होगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि इतना भाग काट कर निकालने से इस विधि में से इस भाग के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है, ये भाग फिर भी अर्थवान बना रहता है, तब इतना भाग लागू रहेगा, इसमें से इतना भाग को पृथक करके हटा दिया जाएगा। यदि पृथक करना संभव नहीं है, एक दूसरे से ऐसे गुथे हुए हैं कि इसको निकालने के बाद इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, तब पूरी विधि शून्य होगी। यही पृथक्करण का सिद्धांत है। आगे चलकर यह 13(1) के लिए आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, जिसे भीखाजी केस में 1955 में पहले दिया गया था, पृथक्करण का सिद्धांत 13(2) के संदर्भ में कहा जाता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अंबिका मिल्स केस में यह कहा कि 13(1) का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत सिर्फ 13(1) पे ही नहीं लागू हो सकता है, 13(2) पे भी लागू हो सकता है। तो इसके संदर्भ में अंबिका मिल्स केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आच्छादन का सिद्धांत सिर्फ 13(1) पे ही नहीं लागू हो सकता है, वो 13(2) पे भी लागू हो सकता है। लेकिन ये पृथक्करण का सिद्धांत 13(1) पे नहीं लागू होगा, ये 13(2) के लिए ही है। आच्छादन का सिद्धांत इस केस में, अंबिका मिल केस में कहा गया कि ये 13(2) पे भी लागू हो सकता है। जैसे यदि अनुच्छेद 19(1) के तहत कोई मूलाधिकार, एक का जो मूलाधिकार है उससे
असंगत या उसको कम करने वाली कोई विधि बनती है तो वह 13 योग सिर्फ नागरिकों को प्रदान किया गया है, गैर नागरिकों को नहीं। तो वह विधि सिर्फ गैर नागरिकों के संदर्भ में शून्य होगी, न कि सिर्फ नागरिकों के संदर्भ में शून्य होगी, न कि गैर नागरिकों के संदर्भ में। तो उनका कहना है कि वो विधि बनी रहेगी, सिर्फ नागरिकों के संदर्भ में शून्य मानी जाएगी। यहाँ जैसे विधि बनी रहती है, विधि नहीं समाप्त होती है, यहाँ विधि समाप्त हो जाएगी या इतना भाग अलग कर दिया जाएगा इसको। वहां पहले से जो विधि चली आ रही है 13 एक वाली, जो प्रवृत्त विधियां हैं, वो पूरी विधि नहीं समाप्त होती है, उस पर मूलाधिकार उसे ढक लेता है, जहां तक ढकता है वहां तक वो शून्य हो जाती है। और यह तो जन्म लेते ही समाप्त हो जाएगी या आधी काट दी जाएगी। इतना भाग इसका जन्म लेते ही लागू होने से पहले ही निकाल दिया जाएगा। तो यह वो कहते हैं कि यह आच्छादन का जो सिद्धांत है, इस केस में, अंबिका केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 13(2) पे भी लागू हो सकता है। पृथक्करण का सिद्धांत 13(2) के लिए ही है। तो ये दो सिद्धांत जो इस अनुच्छेद से संबंधित हैं वो हैं। अब कुछ वाद आए सर्वोच्च न्यायालय में जो कि इस अनुच्छेद से संबंधित हैं, जिसमें एक वाद है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का वाद। शंकरी प्रसाद, 3 महत्वपूर्ण वाद हैं इससे संबंधित। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, भारत संघवाद। दूसरा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद। और तीसरा आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। यह 1967 का वाद है, यह 1964 का वाद है और यह 1951 का वाद है। ठीक, इन वादों में क्या कहा गया? शंकरी प्रसाद बनाम भारत, ये सभी वाद भूमि सुधार से संबंधित थे। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का जो वाद है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूलाधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद मूलाधिकारों में संशोधन कर सकती है। कैसे कर सकती है? इन दोनों वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो अनुच्छेद 13(3) है, 13(3) में जो विधि बताई गई है, विधि शब्द जो बताया गया है, वह संविधान संशोधन अधिनियम जो है, वो संविधान संशोधन अधिनियम जो अनुच्छेद 362 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है, तो संविधान संशोधन अधिनियम 13(3) के अंतर्गत विधि नहीं है। यानी संविधान संशोधन अधिनियम 13(3) के तहत विधि नहीं है, उसे विधि नहीं माना जाएगा, विधि नहीं है। 13(3) में जो विधियों का उल्लेख हुआ है, जिसमें अधिनियम, अध्यादेश, उपविधि, विधि, नियम, विनियम, विधि का बल रखने वाली रूढ़ियाँ, प्रथाएं, वो सब 13(3) में विधि के रूप में डिफाइन की गई हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का इन केसों में मानना था कि जो संविधान संशोधन अधिनियम है, जो अनुच्छेद 362 के तहत बनता है, वह 13(3) में जो विधि बताए गए हैं, क्या क्या विधि होगा, तो इसमें वह 13(3) के तहत विधि संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है। तो जब 13(3) के अंतर्गत विधि नहीं है, तो ये किया जा सकता है, संविधान संशोधन अधिनियम बनाया जा सकता है, यानी संविधान संशोधित किया जा सकता है, यानी मूलाधिकार का संशोधन किया जा सकता है। ठीक,
लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जो पूर्व के निर्णय थे उसको पलट दिया। यह निर्णय यहाँ आकर पलट गया। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? अब कहा कि नहीं, संविधान संशोधन अधिनियम 13(3) के अंतर्गत विधि है। तो संविधान संशोधन अधिनियम, जो संशोधन अधिनियम होता है, अधिनियम 13(3) के अंतर्गत विधि है, यानी विधि मानी जाएगी। जब विधि माना जाएगा तो ऐसी कोई विधि बनेगी नहीं जो मूलाधिकारों को छीने या न्यून करे। तो यहाँ से उसने कहा कि संसद मूलाधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। गोलकनाथ के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को मूलाधिकारों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, 13(3) इसे रोकता है। ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो मूलाधिकारों को छीने या उनको न्यून करे, उनको कम करे। चूंकि संविधान जो संशोधन अधिनियम है वो 13(3) के अंतर्गत विधि है, तो ऐसी विधि नहीं बनेगी, किसी के द्वारा नहीं बनाई जाएगी। ठीक। अब समस्या उत्पन्न हुआ सरकार के सामने कि मूलाधिकारों में संशोधन किए बगैर जो सुधार, विशेषकर जो भूमि सुधार के कार्यक्रम है, वो कैसे चलेंगे। हालांकि इसने कहा कि यह निर्णय भविष्यलक्षी है, पुराने जो संशोधन हुए हैं वो चलेंगे, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। तब इस निर्णय को अप्रभावी करने के लिए संसद ने एक संशोधन किया जिसे 24वां संविधान संशोधन कहा जाता है 1971 में। इस निर्णय को अप्रभावी करने के लिए, तो इस निर्णय को अप्रभावी करने के लिए 24वां संविधान संशोधन किया गया। इसको अप्रभावी करने के लिए अप्रभावी करने के लिए 24वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन हुआ 1971 में। और इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 13 में एक पार्ट जोड़ा गया जिसे 13(4) कहा जाता है, और 368 में एक पार्ट जोड़ा गया जिसे 368(3) के नाम से। तो 2 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए। 24वें संविधान संशोधन के तहत 2 अनुच्छेद जोड़े गए। एक 13 में एक अनुच्छेद, एक पार्ट जोड़ा गया 13(4) जिसे कहा जाता है। उसमें बताया गया कि इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 13 के संदर्भ में 368 संशोधन 368 विधि 368 के तहत संविधान संशोधन विधि नहीं माना जाएगा। 368 के तहत जो संविधान संशोधन अधिनियम बनेगा वो विधि नहीं माना जाएगा। इसी बात को 368(3) में भी कहा गया। इसमें भी कहा गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी। यानी अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत जो विधि है वो अलग है, अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन अधिनियम है वो अलग है। दोनों एक चीज़ें नहीं है। तो जब दोनों एक नहीं है तो 13(3) रोक नहीं सकता संशोधन से। तो इसमें 2 चीज़ें इसमें जोड़ दी गई थी। 13(3) के तहत संशोधन अधिनियम विधि नहीं है। जब विधि नहीं है तो संशोधन हो सकता है। इसमें भी बताया गया 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी। ठीक।
368 में एक बात और की गई कि 368 का जो टाइटल था संशोधन की प्रक्रिया, उसमें भी एक शब्दावली जोड़ी गई कि संसद की शक्ति और संशोधन की प्रक्रिया। यह संसद की शक्ति शब्द नहीं था पहले, तो संसद की शक्ति और संशोधन की प्रक्रिया, यानी संसद की जो शक्ति है वह संविधान में किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति उसके पास, संसद के पास है। उसे यह कह के नहीं रोका जा सकता कि 13(3) उसे मूलाधिकारों में संशोधन करने से रोकता है। ठीक, अब फिर इस संशोधन को चुनौती दी गई सर्वोच्च न्यायालय में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में 1973 में जो 24वां संविधान संशोधन किया गया, तो इसे फिर चुनौती दी गई सर्वोच्च न्यायालय में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में, 1973 का ये वाद है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो उसका पुराना डिसीजन था शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले वाद में, उस डिसीजन को पुनः स्थापित किया, यानी गोलकनाथ में जो डिसीजन दिया गया था उसको पलट दिया। गोलकनाथ के निर्णय को पलट दिया। इसने वही पुराना मान लिया कि संसद संविधान में कोई संशोधन कर सकती है, कोई भी संशोधन जो चाहे कोई संशोधन कर सकती है बशर्ते, अब बशर्ते क्या लगा? बशर्ते लगा कि जो संविधान का मूल ढांचा है वो प्रभावित है, वो खंडित नहीं होना चाहिए। बशर्ते मूल ढांचा खंडित ना हो, खंडित ना हो। तो एक बंधन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया केशवानंद वाद में कि मूल ढांचा खंडित किए बगैर संसद संविधान में जो चाहे वो संशोधन कर सकती है। सिर्फ संसद को एक ही बात का ध्यान रखना है कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो खंडित ना हो। तो मूल ढांचा की अवधारणा केशवानंद भारती बनाम से आई, और मूल ढांचा में क्या क्या है इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो अनुच्छेद 13 इतना विस्तृत अनुच्छेद है, इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आशा है कि अनुच्छेद 13 के संदर्भ में आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा।